आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। मुख्यमंत्री झूठों के महल बनाने में माहिर, जयराम ठाकुर। नगर निगम शिमला का बजट 20 फरवरी को होगा पेश। 3 दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र पर उठे सवाल। मिड डे मील वर्कर हत्या मामले में नाहन में सौंपा ज्ञापन। यूरिया खाद से गेहूं की बढ़वार को मिलेगा लाभ। चंबा में नशे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही। कक्षाओं में मोबाइल की निजी उपयोग पर सख्ती। अब समाचार विस्तार से। जयराम ठाकुर ने शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को यूपी सरकार की तुलना में 5 गुना अधिक केंद्रीय सहायता मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र से सहयोग लेने के बावजूद राज्य सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए केंद्र और प्रधानमंत्री पर अनावश्यक टिप्पणियां कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि असली अन्याय यूपीए शासनकाल में हुआ, जब हिमाचल जैसे छोटे और विशेष श्रेणी के राज्यों की जरूरतों की अनदेखी की गई। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने प्रदेश के बुनियादी ढांचे, आपदा राहत, सड़कों, रेल और पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए अभूतपूर्व सहयोग दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार लगातार रेवेन्यू डेफिसिएंसी ग्रांट आरडीजी को लेकर राजनीतिक माहौल बना रही है, जबकि यह विषय वित्त आयोग की सिफारिशों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि यदि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद यह ग्रांट बंद हुई है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह प्रभावी वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से स्थिति को संभाले। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिएंसी ग्रांट मिल रही थी तब भी सरकार वित्तीय संकट का रोना रो रही थी। अब ग्रांट बंद होने का रोना छोड़कर वित्तीय अनुशासन और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने हालिया विधानसभा का जिक्र करते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होना नियम और परंपरा का हिस्सा है, लेकिन सरकार रेवेन्यू डेफिसिएंसी ग्रांट पर राजनीतिक प्रस्ताव लाने पर अड़ी रही। भाजपा विधायकों ने चर्चा में भाग लेकर 3 वर्षों के कार्यकाल की नाकामियों को तथ्यों के साथ रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के जवाब के दौरान कई तथ्य गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए। विषय यह है कि जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल प्रदेश को मिल रही थी तो भी गालियां दे रहे थे, और जब फाइनेंस कमीशन ने 16 फाइनेंस कमीशन ने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो 17 राज्यों को मिलती थी अब नहीं मिलेगी, तो भी गालियां ही दे रहे हैं। सहयोग केंद्र सरकार की ओर से जब मिल रहा है तब भी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोसते हैं, हमें कोसते हैं, मोदी जी को कोसते हैं। और आज जो हालात हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में बने हैं, इस हालात में भी अभी तक वही कार्यक्रम लगातार इनका चल रहा है। मित्रों, पहली बात तो सीधी सी बात है कि सरकार कांग्रेस पार्टी की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। सीधे तौर पर जिम्मेवारी उनके ऊपर है। जो वर्तमान हालात है उन हालात में प्रदेश को कैसे आगे ले जाना, और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर हिमाचल प्रदेश को अगर नहीं मिली तो उस सूरत में आपको वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार से करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्तमान कांग्रेस की सरकार की है। आप अपनी नाकामयाबियों का ठीकरा दूसरे के सिर नहीं फोड़ सकते हैं। अगर बस की बात नहीं है तो उनको स्वीकार करना चाहिए कि अब हमारे बस की बात है नहीं, छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जब से सरकार बनी है ये रोना धोना अभी तक जारी है। अभी 3 दिन का 70
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बुलाया गया था और जिसमें राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण 2 मिनट 7 सेकंड का हुआ, क्योंकि जो महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण जो उस पर भी चर्चा होनी है, उस पर भी ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं, लेकिन जो टिप्पणी महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने की वो अपने आप में बहुत गंभीर थी, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्थाओं में हम रह करके ये संभव नहीं है जो गंभीर टिप्पणियां की है केंद्र सरकार के खिलाफ, उनको राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में शामिल किया गया है। और एक फेडरल स्ट्रक्चर में उनका ये कहना, उनका ये मानना कि उनको पढ़ करके इस माननीय सदन में सुनाना संभव नहीं है, इसलिए सारा महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण 2 मिनट 7 सेकंड के इसमें जो है समाप्त हो गया। 3 दिन का सत्र था, इसमें एक प्रस्ताव जो है उनने रेजोल्यूशन नियम 102 के अंतर्गत लाया कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के कारण जो है हिमाचल प्रदेश को जो आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। नियम के अनुसार तो यह होना चाहिए था कि राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत होता है, उस पर चर्चा होती है, वो चर्चा समाप्त होने के बाद अगला बिजनेस लिए जाता है, तब तक दूसरा कोई भी बिजनेस नहीं ले जाता। ये आज तक का प्रावधान रहा है, ये आज तक की कन्वेंशन रही है और नियम भी यही कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार आमदा थी कि हमने चर्चा करनी है। जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल प्रदेश को बंद हुई है, हमने भी चर्चा में भाग लिया, हमने अपना पक्ष रखा और विपक्ष की ओर से सभी माननीय विधायकों ने पुरजोर तरीके से वर्तमान सरकार की नाकामयाबियों का जिक्र किया। 3.5 साल का कार्यकाल पर्याप्त होता किसी सरकार को परफॉर्म करने के लिए, और 3.5 साल के कार्यकाल में आप परफॉर्म नहीं कर सकते तो नाकामयाबियां जो आपकी हैं उनको दूसरे के सिर पर नहीं डाला जा सकता है। और चर्चा का समापन पिछले कल हुआ, जब मुख्यमंत्री चर्चा का जवाब दे रहे थे तो सदन के अंदर हम मौजूद थे और एक बात को लेकर के हमने सदन के अंदर बड़ा साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश को के हितों के साथ है, प्रदेश हित सर्वोपरि है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर बंद हुई है तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हिमाचल प्रदेश में इस बात को उनको मान करके चलना चाहिए कि सरकार की ओर से जिस प्रकार से प्रभावी ढंग से उनको अपना पक्ष रखना चाहिए था, उस प्रकार से शायद नहीं रख पाए। और जिसका परिणाम रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो बंद हुई है। जो तथ्य सामने रखना चाहिए थे, तथ्य सामने नहीं रखे गए। सिर्फ राजनीतिक भाषण, राजनीतिक बातें, ये संभव नहीं है, उससे समस्या का समाधान हो पाएगा। जब मुख्यमंत्री जी कल जवाब दे रहे थे तो जवाब देते हुए जिस प्रकार से तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे थे, और हम इस बात को एक बार नहीं अनेकों बार कह चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो कभी सत्य बोलते ही नहीं है।
हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बुधवार को एक बार फिर मौसम ने करवट ली। अटल टनल रोहतांग सहित रोहतांग दर्रा, कुंजम दर्रा और शिंगोला दर्रा की ऊंची चोटियों पर शाम के समय ताजा बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बादल छाए रहे और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार 22 फरवरी तक प्रदेश में मौसम सामान्यतः साफ बना रहेगा, लेकिन 23 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते एक बार फिर मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति में बुधवार सुबह से ही बादल मंडराते रहे। हालांकि दिन के समय मौसम शुष्क रहा, लेकिन शाम करीब 4 बजे के बाद रोहतांग दर्रा के साथ अटल टनल रोहतांग के साउथ और नॉर्थ पोर्टल पर हल्की से मध्यम बर्फबारी शुरू हो गई। इसके अलावा कुंजम दर्रा और शिंगोला दर्रा की ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात हुआ, जिससे क्षेत्र का तापमान गिर गया और ठंड में इजाफा महसूस किया गया। ताजा बर्फबारी से जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक सौंदर्य और निखर गया, वहीं स्थानीय प्रशासन ने सावधानी के तौर पर पर्यटकों और वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी। हालांकि अटल टनल रोहतांग और जलोड़ी दर्रा होकर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सेवाएं सामान्य रूप से चलती रही और यातायात पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। राजधानी शिमला में दिन भर बादल छाए रहे। दोपहर बाद शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे ठंडक बढ़ गई। सोलन शहर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई। सिरमौर जिले के कुछ भागों में झटपट बूंदाबांदी की सूचना मिली है। मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों में दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहा। ऊना में दोपहर के समय धूप निकलने से अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सर्वाधिक दर्ज किया गया। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि साफ मौसम के दौरान दिन में तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि रातें ठंडी बनी रहेगी। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 22 फरवरी तक प्रदेश में मौसम सामान्यतः साफ रहेगा। इस दौरान पर्यटकों को पहाड़ी स्थलों पर सुहावने मौसम का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। हालांकि 23 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों जैसे कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर और शिमला में ऊपरी इलाकों में वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। प्रशासन ने किसानों और बागवानों को भी मौसम के पूर्व अनुमान को ध्यान में रखते हुए अपनी गतिविधियों की योजना बनाने की सलाह दी है। सेब और अन्य फसलों के लिए यह नमी लाभकारी मानी जा रही है। ताजा बर्फबारी की खबर से पर्यटकों में उत्साह भी देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के सिहुता क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाई गई विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 4.24 ग्राम चिट्टा और 3.1 ग्राम चरस बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार बीती रात पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर नाके लगाए गए थे। इसी दौरान संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर 3 युवकों को रोका गया और तलाशी लेने पर उनके पास से नशीला पदार्थ बरामद हुआ। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए तीनों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विकास कुमार निवासी कामला, राकेश कुमार निवासी टेंठा और अभिषेक कुमार निवासी सिहुता के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की गहन जांच जारी है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी चंबा विजय सकलानी ने बताया कि जिले में नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि नशे से जुड़े किसी भी प्रकार की सूचना तुरंत पुलिस को दे ताकि समाज को नशा मुक्त बनाया जा सके। हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और स्टाफ द्वारा मोबाइल फोन के बढ़ते उपयोग को गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। विभिन्न विद्यालयों से कक्षाओं के दौरान मोबाइल इस्तेमाल की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद निदेशालय ने सभी स्कूलों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि शिक्षण कार्य के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग केवल अत्यावश्यक शैक्षणिक गतिविधियों तक ही सीमित रखा जाए। कक्षा में पढ़ाते समय मोबाइल का निजी उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। विभाग के संज्ञान में आया है कि कई स्कूलों में शिक्षक कक्षाओं के दौरान मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं, जिससे शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कुछ स्थानों पर विद्यार्थियों द्वारा भी मोबाइल के अनुचित उपयोग की शिकायतें मिली है। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने स्कूल प्रमुखों को नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विद्यालय परिसर में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य और मुख्याध्यापक की होगी।
निर्देशों के अनुसार यदि किसी विद्यालय में नियमों की अवहेलना पाई जाती है तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। जिला उच्च शिक्षा विभाग के उप निदेशक अनिल कुमार ने कहा कि मोबाइल का सीमित और सकारात्मक उपयोग डिजिटल शिक्षा के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका अनियंत्रित इस्तेमाल विद्यार्थियों की पढ़ाई और अनुशासन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। उन्होंने सभी शिक्षकों से नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देहरा क्षेत्र में प्राथमिक स्कूल चनौर में मिड डे मील वर्कर की हत्या के मामले को लेकर नाहन मिड डे मील वर्कर्स जिला प्रशासन के पास पहुंचे और उनके द्वारा उपायुक्त को आज ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने मामले में सख्त कार्यवाही और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। बताया जा रहा है कि घटना के करीब 40 मिनट के भीतर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने घर लौट गया था, जहां से उसे हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घटना के पीछे पैसों के लेन देन और छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर विवाद मुख्य कारण रहा है। पुलिस पूछताछ के अनुसार आरोपी मृतक महिला का पड़ोसी था और दोनों परिवारों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। जानकारी के मुताबिक महिला द्वारा आरोपी पर छेड़खानी के आरोप लगाए गए थे, जिन्हें लेकर दोनों के बीच तनाव बना हुआ था। साथ ही आरोपी और महिला के बेटे के बीच काम के दौरान पैसों का लेन देन भी लंबित बताया जा रहा है। बताया गया है कि आरोपी अपने बकाया पैसे मांगने महिला के घर गया था, लेकिन रकम न मिलने पर विवाद बढ़ गया और उसने गुस्से में आकर महिला पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उधर घटना के विरोध में मिड डे मील वर्कर्स ने प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जा रही है। राज्य अध्यक्ष मिड डे मील यूनियन संबंधित सीटू हिमाचल प्रदेश जिला से लेकर आए हैं। हमारी एक जो जिला कांगड़ा में मिड डे मील वर्कर की एक हत्या हुई है, हम उसके लिए एक डेलीगेशन आज जिलाधीश महोदय के माध्यम से एक जो है मांग पत्र हम मुख्यमंत्री महोदय जी को देने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारी जो ये महिला सरिता देवी, इनकी जो है ऑन ड्यूटी 12 तारीख को हत्या कर दी गई है। एक अननोन पर्सन जो ऑन ड्यूटी वहां पर आकर के उनकी हत्या बड़ी बेरहमी से हत्या करके गया है। हम आज उसके लिए मिड डे मील यूनियन की ओर से जो यहाँ पर विज्ञापन देने आए हैं, हम मांग करते हैं कि हम यूनियन के माध्यम से कि उस परिवार को 25 लाख मुआवजा दिया जाए और उस परिवार को सरकारी नौकरी का भी उसमें नियुक्ति दी जाए, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी वहां पर जो उनके ऊपर हमला हुआ है, उस परिवार का जो सदस्य शहीद हुआ है, हमारा जो मिड डे मील वर्कर साथी था, उसे परिवार को जो क्षति पहुंची है, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करेंगे कि इसके लिए ये मांगे जो हमने आपके सामने रखी हैं, ये जो है आप इनके बारे में सोचें। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहिए? आज मिड डे मील वर्कर्स यूनियन जो संबंधित सेटू है, और पिछली 12 फरवरी को आपने देखा होगा जब पूरे देश के अंदर भी और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी सभी लोग हड़ताल के ऊपर थे, तो मिड डे मील वर्कर्स जो कांगड़ा और ये देहरा उपमंडल के अंतर्गत कांगड़ा जिला के अंदर आती थी, उसकी एक निर्मम हत्या रात से बुरी बेरहमी से इसको काट के इसकी हत्या कर दी गई किसी अननोन व्यक्ति द्वारा। वैसे तो पुलिस हिरासत में व्यक्ति है, लेकिन फिर भी यूनियन ये मांग कर रही है कि स्कूल परिसर में इस तरीके की घटनाएं जो हो रही है, ना तो अध्यापक के लिए सुरक्षा का माहौल देती है, ना वो मिड डे मील वर्कर के लिए, और ना ही वहाँ स्कूल के अंदर पढ़ रहे छात्रों के लिए भी एक सुरक्षा का माहौल पूरे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो हमारा ये मानना है, जो आज ये मांग पत्र भी दे रहे हैं, कि जो मृतका जो है जिसकी मृत्यु हुई है सुलोचना देवी, उसके परिवार को 25 लाख मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान किया जाए। और अगर परिवार में, क्योंकि वो गरीब घर से, क्योंकि मिड डे मील में कौन लगता है जो जिनकी आय सबसे कम होती है, और परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी हिमाचल प्रदेश सरकार को देनी चाहिए। इसी मांग को लेकर हम यहाँ आए हैं। मैं आशीष कुमार, महासचिव CITU जिला सिरमौर।
राजधानी शिमला में 20 फरवरी को पेश होने वाली नगर निगम बजट को लेकर महापौर सुरेंद्र चौहान और उप महापौर उमा कौशल ने संयुक्त रूप से जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में शहर की सबसे बड़ी समस्या पेयजल आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है और जल संकट को काफी हद तक कम करने की योजना तैयार की गई है। महापौर ने बताया कि संजौली क्षेत्र में पानी की आपूर्ति मजबूत करने के लिए 2 अतिरिक्त पंप लगाए जा रहे हैं। इन पंपों के माध्यम से पानी की आपूर्ति बेहतर होगी, जिससे न केवल संजौली बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी पानी की समस्या को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य पूरे शिमला शहर में जल आपूर्ति व्यवस्था को संतुलित और सुचारू बनाना है, ताकि गर्मियों के दौरान लोगों को पानी के लिए परेशान न होना पड़े। नगर निगम ने बजट में सफाई व्यवस्था को भी प्रमुखता दी है। महापौर उमा कौशल ने कहा कि शिमला को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना केवल नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आम जनता की भी समान भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने चिंता जताई कि शहर में अवैध डंपिंग और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जिससे शहर की छवि प्रभावित होती जा रही है। इस समस्या से निपटने के लिए नगर निगम शहर के विभिन्न हिस्सों में निगरानी कैमरे लगाने की शुरुआत करने जा रहा है। कैमरों के माध्यम से अवैध रूप से कूड़ा फेंकने वालों की पहचान की जा सकेगी और उनके खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही भी की जाएगी। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा डालते पकड़े जाने पर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। महापौर ने कहा कि यदि लोग जुर्माने से बचना चाहते हैं तो उन्हें जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी होगी। नगर निगम का दायित्व भी है और उसके अलावा जो समाज की सोशल एक्टिविटीज़ को हम फोकस कर रहे हैं और इन्वायरमेंट को विशेष तौर पर हम ध्यान दे रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को भी, और महिलाओं, सीनियर सिटीजन्स और यंगस्टर्स के लिए बहुत सारी योजनाएं हम इस बजट में ला रहे हैं। सबको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी इसमें। अब बड़े पार्क्स भी हम जिसको बनाने जा रहे हैं, जिसमें पिछले कुछ दिनों पहले बैठक भी की थी रोटरी के साथ और एसजीवीएल के साथ। हमारे जो माल रोड के पार्क हैं, बहुत बड़े पार्क हैं, और उसको बड़ा लार्ज स्केल पर करने के लिए बैंड स्टैंड वगैरह हम बना रहे हैं। बहुत अच्छी स्कीम्स है जिसके अंदर हम इसको काम करें, जो आपको हमारे बजट में दिखे। देखिए एक सिविक सेंस है होना, एक हर नागरिक का कर्तव्य है। ना केवल नगर निगम अपने जो कार्य है वो सुचारू रूप से करता ही है, तो रूटीन में हमारे जो काम है, लेकिन कुछ चीज़ें आम नागरिक को, आम शहरी को और आप जो बाहर से पर्यटक आते हैं उनकी भी एक जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। जब अपने हम घर को साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, तो वैसे ही हमको अपने शहर को भी देखना चाहिए, बल्कि हमने एक दूसरे को रोकना टोकना चाहिए कि आप नीचे यहाँ मत फेंकिए या डस्टबिन में डालिए। तो इसमें हम अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं, अवेयर भी कर रहे हैं लोगों को। हमारा जो हमारे कर्मचारी हैं वो भी जगह जगह जाते हैं और जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट्स हैं उनको सामाजिक संस्थाएं हमारे साथ बहुत आती हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि आज हम साफ़ करते हैं तो कुछ दिनों के बाद फिर वैसा ही होता है। तो करने के बाद गंदगी डालने के बाहर से तो आ नहीं रहा, हम ही लोग उसमें करते हैं, चाहे वो कोई भी है। वो हमारा एक कर्तव्य है सबका कि आप एंजॉय करें, घूमे फिरे भी, लेकिन गंदगी आप वहाँ मत डालें। आप पैकेट में डाल करके कहीं भी डस्टबिन में डाल सकते हो। पहाड़ों को गंदा न करें। शिमला की सुंदरता हमारी पहाड़ों से बनती है और एक शिमला एक पर्यटन नगरी है, यहाँ पर फुटफॉल बहुत होता है, हमारी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है। लगभग लाखों की संख्या में शिमला में टूरिस्ट आता है, तो सारी चीज़ों को नगर निगम करता है, लेकिन कुछ जिम्मेवारी हर शहरी की और बाहर से पर्यटकों की भी है, उनको भी हम अवेयर करते हैं कि शिमला को स्वच्छ और सुंदर। मेरा कहने का मकसद यही है कि आपको इसमें हम इसको ओपन भी कर सकते हैं। किसी का नाम अगर कोई वीडियोज़ या आए तो उसको पनिशमेंट के तौर पर भी और उसमें जुर्माना भी लगाने जा रहे हैं। वैसे तो हम एज पर एक्ट हमारे पास प्रोविजन है कि कोई भी गंदगी डालेगा तो उसको जुर्माना भी लगना चाहिए। तो एक और हम कैमरेज लगा रहे हैं, जो जितने हमारे हॉटस्पॉट्स हैं उन जगह पे हम कैमरा लगाने जा रहे हैं ताकि वो इस निगरानी में रहे जो भी इसमें दिखता है। और दूसरा एक इलीगल डंपिंग का शहर में बहुत इलीगल डंपिंग होती है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। जो CND वेस्ट का काम है उस पर भी हम काम करने जा रहे हैं, वो भी आपको दिखेगा हमारे बजट में। कई चीज़ें हैं जो आपको इसमें दिखेगी।
कि मैं आपको पानी की बात कह सकता हूँ कि हम जल्द से जल्द शिमला में शिकरोड़ी से जो पानी लिफ्ट हो रहा है उसको हमारी फाइनल स्टेज पे पहुँच गया है, जिसको जल्द ही संजौली रिजर्वायर तक पहुँच जाएगा। डुमी तक आ गया है पानी और अब उससे हमने संजौली रिजर्वायर तक पहुँचाना। लगभग हम 10 से 15 मिनट पानी संजौली में पहुँचाना चाहते हैं। जल्द से जल्द एक पंप हमारा चल रहा है, 2 पंप चलेंगे तो वहाँ लगभग 15 MLD हमारे को पानी मिल जाएगा। जो गर्मियों में दिक्कत को जो गैप रहता था, गर्मियों में पानी की कमी रहती थी, उसको भरेगा। साथ के साथ जो शिकरोड़ी से इसका टारगेट है 750 mm का डाया है, अगले 50 साल की प्लानिंग है। लगभग 42-45 MLD वहाँ से आएगा और 42 के आसपास हमारे को अभी गिरी और दूसरी पेयजल योजना से मिलता है, तो अराउंड 70 के आसपास हमारे पास हो जाएगा। तो एक 50 साल के आने वाले समय के लिए हम इस तैयारी को कर रहे हैं। तो आप जल्द से जल्द इसको हम शिमला में पहुंचाने जा रहे हैं और इस महीने के एंड में, फरवरी के एंड में, एक पंप के माध्यम से लगभग हम 8 से 10 MLD पानी संजौली पहुंचा रहे हैं। आज शिमला में हमदर्शन से सीधी बातचीत के दौरान राजधानी के स्थानीय निवासी रविंद्र कंवर ने हाल ही में आयोजित 3 दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र पर सवाल उठाते हुए इसे पैसों की बेकदरी बताया। उन्होंने कहा कि यह सत्र केवल औपचारिकता बनकर रह गया और जनहित के अहम मुद्दों पर न तो गंभीर चर्चा हुई और न ही कोई ठोस निर्णय दिया गया। रविंद्र कंवर का कहना है कि रेवेन्यू डेफिसिएंसी ग्रांट, RDG जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपेक्षित स्तर की बहस नहीं हुई। इसके अलावा जनता से जुड़ी मूलभूत समस्याओं जैसे महंगाई, रोजगार, बुनियादी सुविधाएं और विकास योजनाओं पर भी ठोस निर्णय सामने नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र बुलाने का उद्देश्य यदि स्पष्ट नहीं है तो यह जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग प्रतीत होता है। आगामी राज्य बजट को लेकर उन्होंने कहा कि यह समय ही बताएगा कि सरकार किस हद तक अपनी घोषणाओं और वादों को पूरा कर पाती है। उनका कहना है कि बजट तैयार करते समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति, कर्मचारियों की देनदारियां, विकास कार्यों की जरूरतें और आम जनता की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुझे लगता है इस सत्र को बुलाने के पीछे के जो कारण थे वो तो मुख्यमंत्री ही भली भांति जानते हैं, लेकिन जो इंटेंशन था वो कहीं ना कहीं गलत नहीं था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 3 दिन पहले उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई थी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का जो मोटिव था वो ये था कि सभी दलों के साथ में बैठ करके ये चर्चा की जाए कि जो ग्रांट आनी बंद हुई है राजस्व घाटों को पूर्ति करने के लिए, उसके ऊपर कंसेंसस बनाया जाए और फिर कहीं ना कहीं सेंटर की गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाया जाए। लेकिन जिस प्रकार हमने देखा कि ये पिछले 3 दिन किस प्रकार घटित हुए और विधानसभा के अंदर में मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार की प्रोडक्टिव कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं हुआ, कोई भी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं हुई। इट वॉज अ कंप्लीट फेलियर जो पिछले 3 दिनों में हमने देखा। आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ वॉकआउट्स हुए और विपक्ष ने किसी भी प्रकार से कंसीड करने से मना कर दिया, चाहे वो ग्रांट का इशू क्यों ना हो, और आपस में सिर्फ नोकझोंक चलती रही। ना कोई नया बिल आया, ना ही किसी विधेयक के लिए स्वीकृति आई। तो ये 3 दिनों में और कुछ नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे हिमाचल प्रदेश के पहले से ही घाटे में चल रहे राजस्व को और चपत लगी है। 3 दिन विधानसभा का खर्चा ये उस राजस्व के कोष से निकला है। तो मेरे हिसाब से ये 3 दिन जो हैं वो नॉन प्रोडक्टिव रहे हैं और गवर्नमेंट इससे कुछ भी नहीं निकाल पाई जो निकालना चाहती थी। एंड इट हैज़ बीन अ कंप्लीट फेलियर फॉर मी। और मुझे लगता है कि इसे अवॉइड किया जा सकता था। जब बजट सेशन के साथ अगर इंक्लूड किया जाता तो ये 3 दिन जो हैं वो बचाए जा सकते थे। चर्चा करना लोकतंत्र में सबका हक है, अधिकार है, अच्छी बात है, चर्चा होनी चाहिए, परंतु चर्चा जो है वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए जिसमें कि कोई ना कोई रिजल्ट निकल करके आए। ये चर्चा जो थी, इस चर्चा का कोई रिजल्ट पहले से ही तय था कि निकलना नहीं है। हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं जहाँ पे 70 लाख लोग रहते हैं, जहाँ से 4 लोकसभा की सीटें हैं और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। राज्यसभा में भी हम बात करेंगे। और हम जहाँ पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं तो वहाँ 543 सीटें हैं और हमारी कितनी हैं? 4।
यदि आप ये सोच रहे हैं कि ये चर्चा करके आप ऐसा कोई विधेयक लेकर के आएंगे और केंद्र सरकार के ऊपर में दबाव डालेंगे तो वो तो होने से रहा, क्योंकि राजस्व घाटे को पूरा करने की जो ग्रांट है वो सभी प्रदेशों के लिए बंद की गई है, सिर्फ उसमें हिमाचल प्रदेश इकलौता नहीं है। परंतु ये पहल अच्छी थी, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये चर्चा जिस प्रकार से हुई है वो चर्चा सार्थक नहीं हुई है, वो हमने अब सबने देख ही लिया है। तो मुझे लगता है इसको विशेष रूप से बुलाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि संविधान के अंदर में 3 प्रकार की लिस्ट्स है जिसके ऊपर में लेजिस्लेशन होता है और राजस्व एकत्रित किया जाता है। और उसके अलावा फिर जो हमारी 3 टियर अलग लोकल गवर्नेंस प्रणाली है, जो कि हमारी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के थ्रू 91 में हमें ज़िला परिषद, BDCs और पंचायतें मिली, ये 3, इसके अंदर में कुछ सब्जेक्ट्स और आते हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटी के अंदर में 19 सब्जेक्ट हैं और पंचायतों के पास 28 सब्जेक्ट्स हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत जो लिस्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो लिस्ट 1, 2, 3 है, उसमें पहली लिस्ट स्टेट की है, दूसरी लिस्ट सेंटर की है, तीसरी लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट है। तो अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे पिछले 70-80 सालों में वो ज़्यादातर सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टेट से हट करके या तो सेंटर की लिस्ट में चले गए या कॉन्करेंट लिस्ट में चले गए। अब हुआ क्या कि जब हम इसकी बात आज कर रहे हैं कि हमारी ग्रांट बंद हो गई, तो या तो आपके प्रदेश के पास में इतने संसाधन मौजूद होने चाहिए जिससे कि आप ये राजस्व घाटा पूरा करने की दिशा में कदम उठाएं, उसके लिए आप चर्चा करें, उसके लिए आप सत्र बुलाएं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि घाटा बंद, ये जो ग्रांट है घाटे की ये बंद कर दी गई है, तो उस चर्चा का तो कोई फल निकलने वाला है नहीं। चर्चा करने का अर्थ तब होता यदि आप ये बोलते कि ये जो ग्रांट है ये बंद तो हो गई है, अब हम किस प्रकार से और तरीके से इसको पूरा कर सकते हैं, क्या हम स्टेट के अंदर से नया रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, हमारे पास क्या संसाधन है, फिर इसके ऊपर चर्चा करना कि ग्रांट बंद हो गई है, अब हम क्या करें, सेंटर को कैसे घेरें। मुझे लगता है ये निरर्थक है और दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी, बिकॉज सभी स्टेट्स अपनी अपनी नाराजगी इसके ऊपर जता चुके हैं। ये निर्णय अच्छा नहीं है कि ग्रांट बंद नहीं होनी चाहिए थी, ये बात सही है, क्योंकि हमारे जैसे जो प्रदेश हैं, पहाड़ी प्रदेश हैं, स्पेशल कैटेगरी के प्रदेश हैं और हमारे पास राजस्व लाने के, रेवेन्यू जनरेट करने के साधन जो है वो बड़े लिमिटेड हैं। लेकिन जिस प्रकार 3 दिन का आप सेशन बुलाते हैं और उसमें आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं, अंत में रिजल्ट उसका निल रहता है, ये एक तरह से और राजस्व घाटे को बढ़ाने की बात है, क्योंकि इसका खर्चा भी तो हमारे ही राजस्व से निकलता है। हाल ही में हुई बारिश के बाद अब किसानों ने गेहूं की फसल में यूरिया खाद डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खेतों में प्राप्त नमी आने से किसानों को इस पर गेहूं की अच्छी पैदावार की उम्मीद जगी है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के बाद सही समय पर यूरिया खाद डालने से गेहूं के पौधों की वृद्धि तेजी से होती है और दोनों का विकास बेहतर होता है। इस समय धूप निकलते ही किसान अपने खेतों में यूरिया का छिड़काव करने में जुट गए हैं, जिससे फसल को जरूरी पोषक तत्व मिल सके। जानकारी के अनुसार इस वर्ष किसानों ने 15 अक्टूबर के बाद गेहूं की बिजाई शुरू कर दी थी और 15 नवंबर से पहले लगभग सभी किसानों ने अपनी बिजाई पूरी कर ली थी। सितंबर महीने में हुई बारिश के कारण खेतों में नमी बनी रही, जिससे किसानों ने अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में गेहूं की बिजाई शुरू कर दी। इसके बाद नवंबर के मध्य तक अधिकतर क्षेत्रों में बिजाई कार्य समाप्त हो गया। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि गेहूं की बिजाई में 15 नवंबर के बाद देरी होती तो उत्पादन पर नकारात्मक असर पड़ सकता था। विशेषज्ञ के अनुसार अगर गेहूं की बिजाई 15 नवंबर के बाद की जाती तो प्रति हेक्टेयर लगभग 1 क्विंटल तक पैदावार कम हो सकती थी, लेकिन इस बार किसानों ने समय पर बिजाई कर ली, जिससे अब फसल अच्छी स्थिति में है। अब बारिश के बाद खेतों में नमी बनी हुई है और यही समय यूरिया खाद डालने के लिए सबसे उपयुक्त माना जा रहा है। किसानों का कहना है कि गेहूं की फसल में यूरिया खाद डालने से पौधों को नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, इससे पौधे मजबूत बनते हैं, तना अच्छा विकसित होता है और दोनों का आकार बड़ा होता है। बारिश के बाद जब मिट्टी में पर्याप्त नमी रहती है तब यूरिया का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। कृषि विशेषज्ञ ने सलाह दी है कि किसान जितना जल्दी यूरिया डालेगा उतनी ही अच्छी फसल होगी। विशेषज्ञ का कहना है कि अगर यूरिया खाद डालने में देरी कर दी जाती है तो गेहूं के दाने छोटे रह सकते हैं और पौधों में अत्यधिक शाखाएं निकल सकती हैं, जिससे उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। समय पर खाद डालने से पौधे संतुलित रूप से विकसित होते हैं
है और दाने भरने की प्रक्रिया बेहतर होती है। बीबीएन क्षेत्र में इस बार लगभग 6500 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की खेती की गई है। बारिश के बाद इस क्षेत्र के किसानों में उत्साह देखा जा रहा है। किसानों का कहना है कि इस बार बारिश देर से हुई, लेकिन जो हुई है उससे खेतों में नमी बनी हुई है और यह फसल के लिए लाभदायक साबित होगी। क्षेत्र के किसान अवतार सिंह, अमर सिंह ठाकुर, विनोद ठाकुर, सुरमुख सिंह और सदाराम ने बताया कि बारिश थोड़ी देर से जरूर हुई, लेकिन अब जो बारिश हुई है उससे किसानों को अच्छा फायदा होगा। खेतों में नमी बनी हुई है और धूप निकलने पर हम यूरिया का छिड़काव लगातार कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि यदि मौसम इसी तरह अनुकूल रहा तो इस बार गेहूं की पैदावार अच्छी होगी। कृषि विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि जिन किसानों की गेहूं की फसल लगभग 35 दिन पुरानी हो चुकी है, वे अब खरपतवार नाशक दवाओं का छिड़काव भी कर सकते हैं। इस समय खेतों में खरपतवार उगने की संभावना बढ़ जाती है, जो फसल के पोषक तत्वों को नुकसान पहुंचा सकती है। समय पर खरपतवार नियंत्रण करने से फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में मौसम साफ रहा और धूप निकलती रही तो गेहूं की फसल तेजी से बढ़ेगी। बारिश के बाद नमी और समय पर खाद डालने से फसल को अच्छा लाभ मिलेगा और किसानों को बेहतर उत्पादन प्राप्त होगा। और अब यूरिया छिड़काव शुरू होने से किसानों को उम्मीद है कि गेहूं की पैदावार बेहतर होगी। खेती विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों को खाद, सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए ताकि उत्पादन अधिक से अधिक हो सके।